पर यूट्यूब के विश्व भारती चैनल में क्लास 9th के बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं शीर्षक पाठ पर प्रकाश डाल रहे हैं। सर्वप्रथम कवि परिचय कुछ शब्दों में मैं दे देना चाहता हूँ। हिंदी के प्रसिद्ध कवि राजेश जोशी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। वे सामाजिक सरोकारों के रचनाकार हैं। उनकी कविताओं में गहरी आस्था झलकती है। वे जहाँ भी मानवता पर संकट देखते हैं, वहाँ न केवल गहरे दर्द से उत्पीड़ित होते हैं, बल्कि संकट को दूर करने के लिए संघर्ष करते हैं। उनका दर्द आस्थाओं में से उपजा है। वे निरंतर सृजन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उन्हें निराशा में भी आशा की प्रबल संभावना दिखाई देती है। अब बच्चे काम पर जा रहे हैं। दुनिया में देखा जाए तो करोड़ों बच्चे प्रतिदिन, चाहे जाड़े हो या गर्मी हो या बरसात हो, किसी भी ऋतु में काम पर जा रहे हैं। करोड़ों माता पिता ऐसे हैं जो अपने परिवार के सदस्यों का, जो अपने पुत्र पुत्रियों का भोजन जुटाने में असमर्थ रहते हैं। इस विवशता के कारण उनके बच्चे काम पर जा रहे हैं। लोग देख करके भी मानो नहीं देखते हैं। सब लोग देखते हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में सब लोग देखते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख करके भी नहीं देखते हैं। क्या उनकी आंखें हैं? क्या उनकी आंखें नहीं हैं? हैं, लेकिन वे देखते नहीं हैं। वे जागरूक नहीं हैं। वे प्रेरित नहीं हैं। वे संवेदनशील नहीं हैं। वे सामाजिक नहीं हैं। यदि वे संवेदनशील होते, सामाजिक होते, तो उन बाल मजदूरों पर कुछ अपनी भावना को प्रकट करते। उनको देखकर उन्हें दया आती,
उनको देखकर वे द्रवित होते, पिघलते, क्योंकि बच्चे जो है दया के पात्र होते हैं, कृपा के पात्र होते हैं। बच्चों की मदद सबको करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं। लेकिन 99% लोग देखते हैं, कहाँ देखते हैं? दुकानों में, होटलों में, घरों में बच्चे नौकर के रूप में काम करते हैं। वे नौकर उन्हें भी सेवा प्रदान करते हैं, लेकिन जिनको वे सेवा देते हैं उनमें भी संवेदना की कमी होती है। वे भी देखकर द्रवित नहीं होते, उनका हृदय नहीं पिघलता कि ये आखिरी ठंड में जब कोहरे काफी गिरे हुए रहते हैं, इस कोहरे में भी बच्चे प्रतिदिन सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। अब मैं कविता पर चला आ रहा हूँ। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सर्दी का समय है। ऋतु कौन सी चल रही है? सर्दी। पुष माघ का महीना है। कोहरे से ढकी सड़क कोहरे से ढकी हुई है। पहाड़ी प्रदेश की बात है, जहाँ ठंड अधिक पड़ता है, जहाँ कोहरे इतने गिरते हैं कि सड़कों पर भी चारों ओर परत के परत कोहरे बर्फ के रूप में जम जाते हैं। उस स्थिति में भी कोहरे से ढकी सड़क पर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या कोई नहीं देखता कि ये आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि कहता है कि हमारे जमाने का यदि सबसे भयानक समय यह है कि इस हड्डियों को गलाने वाले ठंड, हड्डियों में समाने वाले ठंड, क्या उन बच्चों को प्रभावित नहीं करता? करता है। फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये देखकर कवि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि बचपन जो होता है आराम करने का, खेलने का, पढ़ने का, मनोरंजन करने का, समय होता है। और इस समय में, ये मनोरंजन के समय में, पढ़ाई के समय में, खेलने के समय में, आराम करने के समय में यदि
कोई काम करते नजर आता है तो वह बड़ा ही भयानक लगता है। जैसे कवि को ये भयानक लग रहा है कि इस ठंड में बच्चे काम पर जा रहे हैं। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कवि कहता है कि ये तो लिखा जाना चाहिए कविता के रूप में नहीं, सवाल की तरह, कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या इनके माता पिता नहीं हैं? क्या इनके लिए खिलौने नहीं हैं? क्या इनके लिए रंगीन किताबें नहीं हैं? क्या इनके लिए आराम करने का कोई जगह नहीं है? क्या इनको आराम नहीं मिलना चाहिए? क्या ये उपेक्षित भावना से देखे जाने लायक हैं? क्या इनके शरीर में रोंगटे नहीं हैं? क्या ठंड इन्हें नहीं सताती? आदि ये प्रश्न के रूप में होना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इस पर थोड़ी गंभीरता से विचार करनी चाहिए। कवि कहता है, यह हमारे युग की सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चों को आराम की जगह काम करना पड़ रहा है। और इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि इस समस्या को सामान्य विवरण या वर्णन की तरह कहा जा रहा है। ये सामान्य नहीं है, असामान्य है, लेकिन इसको सामान्य दृष्टिकोण से अगर कोई देखे तो ये अच्छी बात नहीं है। इसे कहकर किसी को क्रोध नहीं आता और सुनकर गलानी नहीं होती। क्रोधित अवस्था में भी कोई ये नहीं कहता कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। यदि किसी की बात कोई सुनता है तो उसको भी गलानी नहीं होती, वह भी दुख महसूस नहीं करता। इसे एक सामान्य बात कहकर टाला जा रहा है। वास्तव में इस समस्या को एक गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि आखिर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई या खेल कूद की दुनिया से दूर रहकर पेट पालने की चिंता में क्यों लीन हैं। आदि बातें कवि के मन में उत्पन्न होती हैं। अगले अंतरे को देखें। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारे गेंद? अंतरिक्ष मीन्स आकाश। कहते हैं क्या सारे गेंद आकाश में फेंक दिए गए हैं, आकाश में गिर गए हैं? कहीं दीमकों ने खा लिया है? दीमक स्त्रीलिंग शब्द है। दीमक लकड़ी को खाती है, कागज को खाती है। यही कवि कहता है कि गेंद को बच्चों से ओझल कर दिया गया है और क्या इनके लिए किताबें नहीं हैं? किताबें दीमकों ने खा गई है।
सारी रंग बिरंगी किताबों को बच्चों को हाथी घोड़े कौवे आम अमरूद केला पपीता बाघ हाथी वाले चित्र वाले पुस्तकें रंगीन पुस्तकें दिया जाता है ताकि बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक हों। फिगर देखकर समझें, चित्र देखकर समझें, उत्सुक रहें, उनकी जिज्ञासा उत्पन्न हो। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या उस निर्दयी पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? काले पहाड़ क्यों कहा गया है? क्योंकि शोषण करने वाले पहाड़। क्या पूंजीपति लोग पहाड़ों के नीचे किताबों को रख दिए हैं? क्या उनके बच्चे ही किताब पढ़ेंगे? गरीब के बच्चे, भिखमंगे के बच्चे, मजदूर के बच्चे, दरिद्र के बच्चे, असहाय के बच्चे, अनाथ के बच्चे किताब नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए शोषण करने वाले लोग बड़े पहाड़ों के नीचे, इसलिए यहाँ पर काले पहाड़ कहा गया है क्योंकि ये शोषण की व्यवस्था से संबंधित है। काले पहाड़ कागजों पर सरकार निकालती है, गरीबों को इतना दिया गया, मजदूरों को इतना दिया गया, भिखमंगे को इतना दिया गया, अनाथ असहाय लोगों को इतना चीज वितरण किया गया, अपंग लोगों को इतना दिया गया, लेकिन वे कागजों तक, फाइलों तक, काले पहाड़ों तक सीमित रह जाता है। उनके नीचे ही उसे दबा दिया जाता है। इसलिए दबाकर रखे जाने वाले चीजों को काला पहाड़ कहा गया है। नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या भूचाल हुआ है कि जितने विद्यालय थे उसके भवन धराशायी हो गए हैं? क्या सारे मैदान, क्या बच्चों को खेलने के लिए कहीं मैदान नहीं है, बाग बगीचे नहीं हैं, घर आंगन नहीं है, सब एकाएक खत्म हो गए? ये सोचने की बात है। यदि सब वास्तव में खत्म हो गए तब इस दुनिया में बच्चों के जीवनी को, बच्चों के कार्यकलाप का उल्लेख कैसे किया जा रहा है? अगला अंतरा देखें। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल,
हस्ब मामूल कहते हैं यथावत, वैसा ही है जैसी कि या जैसा कि होना चाहिए या होनी चाहिए, उसको क्या कहते हैं? हस्ब मामूल। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इसमें भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है, अगर इस संसार में बच्चों के लिए, बच्चों के खेलने के लिए गेंद, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन न रहे, तो फिर इस संसार का लाभ ही क्या है? ऐसी दुनिया बेकार है जिसमें बचपन को खिलने का अवसर न मिले। यदि सचमुच ऐसा हो गया होता तो वह कितना भयंकर अनुभव होता। परंतु सच तो यह है कि ये सारी चीजें संसार में उपलब्ध है, फिर भी देश के बच्चे इनसे वंचित है। बच्चे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की बजाय काम धंधे करने के लिए विवश है। दुनिया की हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम काज करने के लिए जा रहे हैं। बाल मजदूरी धड़ल्ले से हो रही है। यह सचमुच चिंता की बात है, लेकिन लोग चिंतनशील नहीं है, चेतनशील नहीं है। यदि ऐसा होते तो बच्चे काम पर नहीं जाते। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखें। पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त करें। कविता की पहली दो पंक्तियां इस प्रकार है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। इन्हें पढ़कर मेरे मन मस्तिष्क में चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। करुणा का भाव इस कारण उमड़ता है कि इन बच्चों की खेलने कूदने की उम्र है, किंतु इन्हें भयंकर कोहरे में भी आराम नहीं है। पेट भरने की मजबूरी है, जिसके कारण ये ठंड में सुबह उठते होंगे और न चाहते हुए भी काम पर चल दिए होंगे। चिंता इसलिए उभरी कि इन बच्चों की यह दुर्दशा कब समाप्त होगी। दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। उत्तर इस प्रकार है दूसरा प्रश्न का, किसी बात का विवरण देने का अर्थ है बात को सामान्य मानकर उसकी जानकारी भर देना। विवरण के साथ
लेखक का कोई भावात्मक लगाव नहीं होता, न ही कोई गहरी चिंता होती है, परंतु प्रश्न के रूप प्रस्तुत करने में एक चिंता होती है, जिज्ञासा और तड़प होती है। समस्या के साथ गहरा जुड़ाव प्रकट होता है। अतः लेखक चाहता है कि बाल मजदूरी की समस्या के साथ समाज का गहरा सरोकार होना चाहिए। उसे सामान्य बात मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? उत्तर इस प्रकार है। समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी नहीं जुटा पाते, इसलिए उनके बच्चे को भी बचपन से कामकाज करना पड़ता है। यह उनकी जन्मजात व्यवस्था होती है। एक भिखारी, मजदूर या गरीब व्यक्ति का बच्चा गेंद, खिलौने, रंगीन किताबें कहाँ से लाए? समाज की व्यवस्था भी बाल श्रमिकों को रोकने में सक्षम नहीं है। यद्यपि सरकार ने इस विषय में कानून बना दिए हैं, किंतु वह बच्चों को निश्चित रूप से ये सुविधाएं दिला पाने में समर्थ नहीं है। कोरी कागज पर, दस्तावेजों पर, सरकार की चिट्ठों पर ये बात रह जाती है कि मैं बच्चों के लिए काफी सुविधाएं प्रदान किया हूँ, लेकिन वे धरातल तक, वे जमीन तक, वे बच्चों तक नहीं पहुँच पाता है। शोषण हो जाता है। लोग बच्चे के हक को, अधिकार को खा जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि न ही सरकार या समाज के पास इतने साधन हैं, न गरीबी मिटाने के उपाय हैं, और न इच्छा शक्ति। इसलिए बच्चे बचपन में मिलने वाली सारी सुविधाओं से वंचित है। चौथा प्रश्न, दिन प्रतिदिन प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देखा जा रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? चौथा प्रश्न का आंसर इस प्रकार है। इस उदासीनता के अनेक कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि लोग अपनी अपनी दुनिया में इतने मस्त हैं कि वे दूसरे की तरफ देखकर भी नहीं देखते। लोग अपने आप में मस्त हैं। उनकी एक दुनिया अलग है। वे मानो दूसरों को देख करके भी नहीं देखते। इसलिए उन्हें बाल श्रम की समस्या कोई समस्या ही नहीं प्रतीत होती। वे बचपन से ही ऐसा ही देखते और मानते आए हैं कि यह तो होती ही है। पांचवा प्रश्न है, आपने अपने शहर में चौथा प्रश्न का दूसरा कारण भी मैं दे देना चाहता हूँ। चौथा प्रश्न का
प्रश्न के उत्तर में दूसरा कारण, पहला कारण तो अभी मैं बताया हूँ, दूसरा कारण भी देख लें। जागरूक न होना। पहला कारण रहा कि लोगों की अपनी अपनी दुनिया है, लोग अपने में ही मस्त रहते हैं। दूसरा है जागरूक न होना। अधिकतर मनुष्य यह नहीं सोच पाता कि हर बच्चे को प्राथमिक सुख सुविधा दिलाना सरकार का कर्तव्य है। इसलिए वे भगवान की ओर से भाग्य को दोष देकर कोई प्रयत्न करने से वंचित रह जाते हैं। तीसरा कारण विवशता। लोग सोचते हैं कि वे इस दिशा में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वे धीरे धीरे इस ओर से उदासीन हो जाते हैं। पांचवा प्रश्न, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? मैंने अपने शहर में बच्चों को अनेक स्थलों पर काम करते देखा है। चाय की दुकान पर, होटलों पर, विभिन्न दुकानों पर, घरों में, निजी कार्यालयों में। मैंने उन्हें सुबह से देर रात तक हर मौसम में काम करते देखा है। छठा प्रश्न, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? कवि ने बच्चों के काम पर जाने की घटना को हादसा इसलिए कहा है क्योंकि यह उनके प्रति घोर अन्याय है। हर बच्चे को जन्म से ही सब सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्हें खेल कूद, मनोरंजन और पढ़ाई लिखाई का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। जो बच्चे काम पर जाते हैं वे गरीब और मजबूरी के कारण जाते हैं। वे गरीबी और मजबूरी के कारण जाते हैं। यह उनके साथ सरासर अन्याय है। इससे उनका जीवन अंधकार में डूब जाता है। जीवन भर गरीब मजदूर बनकर रह जाते हैं। अतः उनका बचपन में काम करना एक भयानक हादसा है। अब बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पाठ का सारांश देख लें। हिंदी के प्रसिद्ध कवि राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता गहरे सामाजिक बोध की कविता है। इसमें बाल मजदूरी की व्यवस्था पर चिंता प्रकट की गई है। कवि को इस बात की गहरी पीड़ा है, गहरा खेद है कि हमारे देश में बच्चों को काम करना पड़ रहा है। उन्हें इस बात का और भी गहरा दुख है कि लोगों ने बाल मजदूरी की कुप्रथा को अपना लिया है। अब उन्हें कोई दर्द नहीं सालता, कोई दुख नहीं होता। कवि प्रश्न करता है कि बच्चों के लिए गेंद, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, खुले मैदान, बगीचे और घरों के आंगन उपलब्ध क्यों नहीं है? वे खेलते कूदते क्यों नहीं? कवि को लगता है कि अगर बच्चों के जीवन में निश्चित खेल कूद ही नहीं है तो फिर यह जीवन जीने योग्य नहीं है। धन्यवाद।